चैनल अनिल साधवानी, केमिस्ट्री बाय अनिल साधवानी। मुझे अच्छा लग रहा है कि सब लोग मिलके आप मेहनत कर रहे हैं, घर पे लॉकडाउन के टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप मैंने बनाए हैं, हर ग्रुप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि उन प्रॉब्लम को सोल्व करने से मुझे लग रहा है कि वो लोग पढ़ रहे हैं, तभी मुझसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हम विलियम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पार्ट 4 लेना है, सॉल्यूशन का पार्ट 4 लेना है। और आज जो हम ले रहे हैं वो टॉपिक रहेगा वाष्प दाब। अब पहला क्वेश्चन आप पूछोगे, सर इस सॉल्यूशन चैप्टर में वाष्प दाब का क्या लेना देना है और वाष्प दाब क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेपर प्रेशर। आपने 11th में पढ़ रखा है। अगर मैं एक कंटेनर में कोई लिक्विड ले रहा हूं, वाष्पशील, कैसा वाष्पशील, वाष्पशील द्रव लिया मैंने, मतलब जो वेपर फॉर्म में हो जाए। जैसे वाष्पशील द्रव में कौन कौन आता है, वाटर आता है, इथेनॉल आता है, मीथेनॉल आता है और एसीटोन आता है। एसीटोन तो बहुत अच्छा वाष्पशील होता है, जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये सारे वाष्पशील होते हैं। जैसे आप ले सकते हैं बेंजीन, ले सकते हैं, ये वाष्पशील द्रव है। तो थोड़ी बहुत वाष्प इसकी बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हर टेम्परेचर पे लिक्विड की थोड़ी बहुत वाष्प बनती है, ठीक है। हमने इस कंटेनर को बंद कर दिया है, तो पहली बात आ जाएगी बंद पात्र, दूसरा स्थिर ताप, ताप भी स्थिर कर दिया, तीसरा साम्यावस्था। अब साम्यावस्था क्या होती है, जो देखो इसमें दो प्रोसेस हो रही है। एक लिक्विड उड़ रहा है जिसकी वाष्प बन रही है, उसको हम क्या कहेंगे, वाष्पन। और लिक्विड जो वाष्प अवस्था में आ चुका है वो वापस द्रव अवस्था में आ रहा है, इस चीज को हम कहेंगे संघनन। तो एक समय आता है जब वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था। तो वाष्प दाब की परिभाषा बनाने के लिए आप कहेंगे बंद पात्र होना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए और साम्यावस्था पर पदार्थ की वाष्प के द्वारा पदार्थ की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात। बंद पात्र, स्थिर ताप, ये बंद पात्र है, स्थिर ताप है, साम्यावस्था पर पदार्थ की वाष्प के द्वारा, ये पदार्थ की वाष्प, मतलब पानी है तो पानी, तो पदार्थ की वाष्प के द्वारा पदार्थ की सतह पर लगाया गया दाब, पदार्थ की वाष्प के द्वारा पदार्थ की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब किस पर निर्भर कर सकता है, आप जो देखिए, जैसे उसके पदार्थ के नेचर पे निर्भर करता है। पदार्थ, ये डिस्कशन में थोड़ा सा समझा देता हूं कि उनके नेचर पे डिपेंड करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप ये कह सकते हैं प्रकृति पर निर्भर करता है। वाष्प दाब निर्भर किस पर निर्भर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रकृति पे निर्भर करता है, नेचर पर। कैसे, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है, इथेनॉल 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एसीटोन तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, मतलब रूम टेम्परेचर पर ही वाष्प अवस्था में आ जाता है। तो ये इनके नेचर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाष्प दाब प्रकृति पर निर्भर करेगा, क्योंकि वाष्प ज्यादा बनेगी तो दाब ज्यादा होगा। तो वापस देखिए, वाष्प दाब किसे कहते हैं, बंद पात्र, स्थिर ताप व साम्यावस्था में पदार्थ की वाष्प के द्वारा पदार्थ की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। आप इसका स्क्रीन
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। चलिए बच्चों, वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से सदैव उच्च रहता है। इस लाइन को आप याद रखिएगा, और क्यों होता है उसका डिस्कशन भी करेंगे। विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से उच्च होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं P नॉट ग्रेटर देन PS। चलो P नॉट यहां पे भी ले सकते हैं अभी, तो मैं इसको याद कराने के लिए आपको कहूंगा P ओरिजिनल ग्रेटर देन P सॉल्यूशन। ये याद कराने के लिए ये नॉट ही है, और नॉट भी बुक वाले यहां पे लगाते हैं। तो P ओरिजिनल ग्रेटर देन P सॉल्यूशन, तो P ओरिजिनल ग्रेटर देन P सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए कि चलो अपन पहले ये डिस्कस कर देते हैं कि ऐसा क्यों होगा। चलिए तो इसका डिस्कशन ले लेते हैं। यहां मैंने केवल वाटर के मॉलिक्यूल लिए H2O के, यानी कि मैंने क्या लिया है, विलायक लिया है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो केवल किसके मॉलिक्यूल हैं, किसके अणु हैं, ये केवल विलायक के अणु है। और विलायक के अणु में बंद कर देता हूं, तो इसकी वाष्प क्या होगी, विलायक ये उड़ेगा और वाष्प से इसकी वाष्प दाब बनेगी, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने जल के अंदर मान लो कि नमक मिला दिया, नमक मिला दिया है, तो ये क्या बन गया है, आप कहोगे सर दोनों मिल गए तो विलयन बन गया है। तो ये विलयन के लिए क्या, ये तो जल है और ये नमक के कण है, ये जल है और ये किसके कण है, नमक के, विलायक के। ये विलय के कण, ये विलायक के कण, ये विलय के कण और ये विलायक के कण। अब यहां पर जल के उड़ने की दर कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, विलायक। तो इसको आप कहोगे कि इसमें वाष्प तो बनेगी लेकिन कम बनेगी, तो दाब भी क्या होगा, कम, क्योंकि पलायन का क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो एक बात तो होगी कि पलायन का क्षेत्रफल, इसमें पलायन का क्षेत्रफल ज्यादा है क्योंकि इसमें केवल वाटर को उड़ना है। तो ये नमक जो है वो उसको पानी को उड़ने से थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, रोक रहा है, बीच में भी नमक आ रहे हैं, तो पलायन का क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो आपको एक बार बहुत पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है कि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से उच्च होता है, समझिए। तो पहले तो हमें स्टेटमेंट याद रखना है, विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से सदैव उच्च होता है। P ओरिजिनल ग्रेटर देन P सॉल्यूशन। तो उसका कारण आप ये समझा रहे हैं कि यहाँ पर केवल विलायक है, यहाँ पे विलायक और विलय दोनों ही है, इसलिए पलायन के क्षेत्रफल में कमी हो जाती है। एक और कारण अगर आप कहना चाहें तो विलय के कण विलायक के कण को आकर्षित करते हैं। मान लो कि ये उड़ रहा है, तो ये भी थोड़ा इसको विलय के कण क्या करते हैं, एक कारण और भी लिख सकते हैं कि विलय के कण विलायक के कण को आकर्षित करते हैं। तो विलय के कण विलायक के कण को क्या करते हैं, आकर्षित। तो ये उड़ना चाह रहा है, विलय कहता है मत उड़ मत उड़, तो वाष्प कम हो जाएगी, तो दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ये बात समझ रहे होंगे। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। वाष्प दाब की परिभाषा याद होगी, तीन कंडीशन बताने के बाद स्थिरता, बंधता, पात्र और साम्यावस्था पर पदार्थ की वाष्प के द्वारा पदार्थ की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। शुद्ध विलायक का, और मैं एक वर्ड और इसमें और जोड़ देता हूं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से सदैव उच्च होता है। P नोट के लिए मैंने याद कराने के लिए लिखा P ओरिजिनल ऑलवेज ग्रेटर देन P सॉल्यूशन। तो उसके बाद आपने ये देखा कि ऐसा क्यों हो जाता है, उसका रीजन लिखना पड़े। मान लो यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो पलायन का क्षेत्रफल कम हो जाता है और विलय के कण विलायक के कण को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वाष्प दाब का अवनमन। क्या पूछ रहा हूं बच्चों आपसे? वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी आना। देखो इसमें वाष्प ज्यादा है, ये पी ओरिजिनल है, और इसकी वाष्प दाब को पी नॉट कह रहे हैं, इसको पी सॉल्यूशन। किसका ज्यादा हुआ? किसके ज्यादा हुआ? पी ओरिजिनल ज्यादा हुआ। माना कि ये 100 होगा और ये कितना हुआ? 80। तो वाष्प दाब का अवनमन कैसे निकालेंगे? वाष्प दाब के अवनमन यानी इसमें कमी आ गई तो कहोगे सर ये तो सिंपल मैथ्स है, 100 में से 80 माइनस कर लेंगे। तो इसको कैसे लिखोगे? पी ओरिजिनल माइनस पी सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। इसको वाष्प दाब का क्या कहा जाता है? अवनमन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद भी रखना है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये एक अणुसंख्यक गुण है, लेकिन हम इसका डिस्कशन बाद में लेंगे। मैं तो केवल अभी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है वो समझा रहा हूं। तो P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन, डिफरेंस में वापस P ओरिजिनल का भाग दे दो। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा? P नॉट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट। P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल। P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल। ये आपको लर्न रखना है। कभी भी पूछे सर क्या है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन? P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल। तो क्या कहोगे बच्चों? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है? P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल। ये आगे चल के राउल्ट के नियम में काम आएगा। जब काम आएगा बात कर लेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ा है वो देख लीजिए। मैं क्योंकि रिलेटेड बात है और मैं एक सिंपल मेथड से आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूं कि यूं है, इसलिए थोड़ा सा बुक को आगे पीछे करके ले रहा हूं। वाष्प दाब किसे कहते हैं वो समझ में आ गई। पदार्थ की वाष्प के द्वारा पदार्थ की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलियम के वाष्प दाब से उच्च होता है। P ओरिजिनल ग्रेटर देन P सॉल्यूशन। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हो जाएगा P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल। और क्यों कम हो जाता है? पलायन का क्षेत्रफल कम हो जाता है और विलेय के कण विलायक के कण को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। चलिए बच्चों हम ले रहे हैं वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम बेसिकली आपके बुक में दो दे रखे हैं, वाष्पशील विलेय के लिए और अवाष्पशील विलेय के लिए। तो वाष्पशील विलेय क्या होता है और अवाष्पशील विलेय क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। वाष्पशील विलेय, वाष्पशील विलेय मतलब जो वाष्पशील हो, मतलब वाष्प अवस्था में आता हो। जैसे टोलुइन लिक्विड होता है, वाष्प अवस्था में आ जाते हैं सारे लिक्विड, आपको पता है सारे ये लिक्विड ही होंगे। जैसे इथेनॉल है, ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा? वाष्प अवस्था में आ जाएगा। मिथेनॉल है, ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा? वाष्पशील। तो ये वाष्पशील विलेय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही लिक्विड हो, एक्चुअली क्या होता है दोनों लिक्विड हो जाते हैं। और दूसरा जब हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, इसकी जगह आ जाएगा अवाष्पशील विलेय। तो आपको यह समझना है अवाष्पशील विलेय क्या है? जिसकी वाष्प न बने। जैसे यूरिया, क्या ले रहे हैं? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ये भी याद रखिए, NH2CONH2। अब ये यूरिया एक सॉलिड है, सॉलिड है, जैसे मैंने इसके अंदर मिला दिया, मान लो यूरिया को डिसॉल्व किया, तो इसमें क्या होगा ये कि इसमें से वाटर तो वेपर में होगा, लेकिन यूरिया की वाष्प क्या होगी? नहीं बनेगी। यूरिया तो ठोस है, वो तो उड़ेगा ही नहीं, उसकी वाष्प ही नहीं बनेगी। इसी तरह से शक्कर है, ठीक है, तो शक्कर की भी वाष्प नहीं बनेगी। इसी तरह से नमक है, नमक की वाष्प नहीं बनेगी। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे अवाष्पशील विलेय क्या होते हैं? जिनकी वाष्प अवस्था में नहीं आएंगे, और जिनकी वाष्प अवस्था नहीं आएंगे
पी नॉट क्या होता है, 0 होता है। ये अवश्य दिमाग में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनका वाष्प दाब क्या होगा, 0 ही होगा। भैया वाष्प बना ही नहीं रहा है, मैं एक कंटेनर लिया समझिए, इसमें मैंने शक्कर रख दी, शक्कर भर के रख दी, क्या इसकी वाष्प बन रही है? सर कहोगे मजाक कर रहे हो क्या, या शक्कर की वाष्प क्या बनेगी? ठीक है, वाष्प नहीं बनेगी तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, 0। तो जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ होंगे उनका वाष्प दाब क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो हमारा जो अब टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो सकता है वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम, क्योंकि आप वाष्पशील विलेय समझ गए हैं, जो जनरली लिक्विड होते हैं वो उड़ेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने इसके अंदर ये लिक्विड है, इसमें इथेनॉल मिला दिया, तो वाटर भी वेपर फेज में आएगा, वाष्पशील है, और इथेनॉल भी क्या है, वेपर फेज। तो दोनों लिक्विड है वो वाष्प अवस्था में आएंगे। अवाष्पशील विलेय के लिए क्या होता है, जैसे ये वाष्प अवस्था में नहीं आते, अगर वो वाष्प अवस्था में नहीं आएंगे तो उसका दाब क्या हो जाएगा, 0। तो उनका पी नॉट कितना होता है, 0 होता है। और विलेय के लिए हम बी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये मैं कहूंगा पी बी, पी नॉट बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो उनके लिए अवाष्पशील विलेय के लिए वाष्प दाब का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है, तो राउल्ट क्या बोलता है, स्थिर ताप पर वाष्पशील पदार्थ के विलयन के लिए स्थिर ताप पर वाष्पशील पदार्थ के विलयन के लिए प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से x एक्चुअली ये जीटा है, मैं जनरली इसको x बोल जाता हूँ, ये जीटा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं इसको x बोल जाता हूँ। तो मोल अंश के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर वाष्पशील पदार्थों के विलयन के लिए प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, या उसको और अच्छे वर्ड ले तो वाष्प दाब, उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे एक कंटेनर है, इसमें A, तो इसका जो वाष्प दाब होगा, मैंने वाष्प दाब मान लेता हूं A नॉट A, इसका जो वाष्प दाब होगा वो इसके मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसके वाष्प दाब इसके मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे B का जो वाष्प दाब है वो B के मोल अंश के समानुपाती होगा। इसी तरह से C का जो वाष्प दाब है वो C के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो P is directly proportional to X, यहाँ जीटा मोल अंश, P is directly proportional to मोल अंश, तो P is directly proportional to मोल अंश। जैसे अवयव 1 के लिए या अवयव A के लिए करें तो PA is directly proportional to जीटा A, PA is directly proportional to जीटा A। तो और इसके लिए स्थिरांक हटा देंगे तो PA is equal to P नॉट A जीटा A। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अवयव B के लिए 2 भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं,
PB is directly proportional to zeta B, तो PB is equal to P not B zeta B। अब आपको पता है कि कुल दाब क्या होगा सॉल्यूशन का, दोनों को जोड़ देंगे तो वो दाब बनेगा। कुल दाब क्या होगा, इसको दोनों को जोड़ दें तो P सॉल्यूशन जो होगा PA प्लस PB होगा। जो P सॉल्यूशन बनेगा वो किसके बराबर होगा, PA और PB के बराबर होगा। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से। तो P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A P नॉट B जीटा B। तो ये एक राउल्ट का नियम है। थोड़ा सा वैसे तो राउल्ट के नियम के क्वेश्चंस इसी के ऊपर हो जाते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई थोड़ा सा चेंज करके बुक में दे रखे हैं, वो भी मैं कर लेता हूं। आप लोग ये जानते हैं कि x a प्लस xb कितने के बराबर होता है, 1 के, यानी जीटा a प्लस जीटा b किसके बराबर है, 1 के। विलियन का कुल मूल अंश 1 के बराबर होता है। तो मैं जीटा b इज इक्वल टू क्या कह सकता हूं, 1 माइनस x a कह सकता हूं, और ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाता है, ps इज इक्वल टू x जीटा a प्लस pb, और इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस x। ये आपका कौन सा नियम कहलाएगा, राउल्ट का नियम, जो गणितीय रूप है। फिर भी अपन बात वापस देख लेते हैं। वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम, स्थिर ताप पर वाष्पशील पदार्थ के विलयन के लिए प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। P directly proportional to mole अंश जीटा, PA directly proportional to zeta A, PA is equal to P naught A zeta A, PB directly proportional to zeta B, तो PB is equal to P naught B zeta B। तो टोटल प्रेशर कितना बनेगा, टोटल दाब बनेगा, इन कुल विलयन का दाब इन दोनों दाब के योग के बराबर होगा। फिर मैंने केवल इसकी वैल्यू रख ली, आपको ये पता है कि 1 माइनस xb करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपका राउल्ट का नियम है। राउल्ट के नियम को ग्राफ के द्वारा कैसे व्यक्त करते हैं वो हम अभी देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। चलिए बच्चों, हम राउल्ट के लिए नियम तो पढ़ ही चुके थे, राउल्ट के लिए ग्राफ भी बना लेते हैं। आपको पता है P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B होता है। P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाए, मैंने यहां लिया है जीटा A1, तो यहाँ पे जीटा B कितना होगा, 0। आप जानते भी हैं अगर एक A जीटा A प्लस जीटा B इज इक्वल टू क्या 1 है, तो ये अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अभी ये शुद्ध अवस्था में, मैं मान लो कि मैं जल रहा हूँ, वो शुद्ध अवस्था में, तो इसका P नॉट A होगा। P नॉट शुद्ध अवस्था में है तो उसका वाष्प दाब भी शुद्ध अवस्था में होगा, ठीक है। तो दूसरी तरफ P नॉट A इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो P नॉट B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। मान लो मैं इथेनॉल लेता हूं तो उसका इथेनॉल का P नॉट B मान लेता हूं, तो वो अगर मैं टोटल इथेनॉल ले रहा हूं तो उसमें वाटर मिक्स नहीं है या कुछ भी मिक्स नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। विलेय और विलायक को मिलाकर 1 के बराबर होता है, ये पता है आपको। तो अब यहां से आपने पानी पीना शुरू किया, मान लीजिए समझिए यहाँ पे आते आते पानी खत्म, तो ये 0 हो गया। इधर से गाड़ी में पेट्रोल डलाया, गाड़ी चलाते 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 पेट्रोल खत्म, या अल्कोहल इथेनॉल यूज किया, इथेनॉल यहाँ पे खत्म। तो अगर राउल्ट
जो दाब बनेगा वो इस तरीके से चलेगा। ये राउंड का ग्राफ होता है। चलिए एक बार मैं वापस याद करा देता हूं। अगर XA इधर 1 है तो XB जीटा B क्या होगा 0। इधर जीटा A 0 है तो जीटा B कितना हो जाएगा 1। तो इसको P नॉट A इधर अपन P नॉट B लेंगे तो यूं और ये यूं, इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। ये आप थोड़ा सा याद कीजिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है, उसको हम समझते हैं कि वो क्या आया था। वो आया था इस तरह से कि आदर्श विलयन के लिए ग्राफ बनाइए। तो कहोगे सर अभी आदर्श विलयन तो हमने नहीं पढ़ा, पर मैं आपको बता देता हूं अगर ये ग्राफ आए तो आप ये बनाएंगे। तो आदर्श विलयन के लिए ग्राफ क्या होगा, ये आदर्श विलयन के लिए क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। आप इस ग्राफ को बना लीजिए। मैं आदर्श व अनादर्श विलयन में, चलिए बच्चों हम आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन में अंतर देख लेते हैं। किसमें, आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन में अंतर देख लेते हैं। आदर्श विलयन क्या होता है, जो राहुल, बुक में राहुल लिखा हुआ है वैसे राउल्ट इंग्लिश से हम ट्रांसलेट करते तो राउल्ट ही आता है। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम कौन सा विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो इधर आप कहोगे नहीं करते हैं, ठीक है, पॉइंट फर्स्ट। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, छोटा क्वेश्चन। इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन 0 का मतलब है विलेय और विलायक को मिलाया तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहां एंथैल्पी में परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0। आइदर टेम्परेचर बढ़ सकता है और टेम्परेचर कम हो सकता है। जैसे वॉल्यूम चेंज, आयतन में परिवर्तन 0 होता है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है विलेय और विलायक को मिलाने पर। कई बार यहाँ पे मिक्सिंग करके वर्ड लिखा हुआ आता है, आप समझ सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ आयतन में परिवर्तन होता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि मैंने 1 लीटर विलेय लिया और 1 लीटर और 2 लीटर विलायक लिया तो टोटल कितना लीटर बना, 3 लीटर। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, आयतन 3 लीटर ही आना चाहिए कैलकुलेशन से। यहाँ पे आयतन क्या होता है, यहाँ तो 3 लीटर से थोड़ा सा बढ़ जाता है या 3 लीटर से थोड़ा सा कम हो जाता है। ये जो चीज होती है अट्रैक्शन रिपल्शन पे, आकर्षण प्रतिकर्षण पे, आकर्षण होगा तो पास में आ जाएंगे, पास में आएंगे तो थोड़ा सा आयतन कम होता है, मामूली कम होता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है, आयतन हल्का सा बढ़ सकता है अगर प्रतिकर्षण हुआ तो, ये डिपेंड कर सकता है। और इस चीज के लिए वो समझ सकते हैं, चौथा पॉइंट से और ज्यादा समझ में आएगा। विलेय व विलायक का आकर्षण वही होता है जो विलेय व विलायक आकर्षण हो। विलेय विलायक का आकर्षण वही होता है जो विलेय और विलायक मतलब आकर्षण में परिवर्तन नहीं आया। विलेय जो थे वाटर और इथेनॉल में जो अट्रैक्शन मिलाया तो वो एक सेम वहां पर ऐसा कब हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है, मैं उसको एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड। विलेय व विलायक का आकर्षण विलेय व विलायक
उसके एग्जांपल, इसके ये दो पार्ट में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के इसके अनादर्श विलयन ऋणात्मक विचलन वाले और धनात्मक विचलन वाले होते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट जो इसका उदाहरण है ये किसका है, ये आदर्श विलयन के उदाहरण ले रहा हूं, केवल अनादर्श विलयन के उदाहरण थोड़ी देर बाद लेते हैं। उदाहरण है n हेक्सेन प्लस n हेप्टेन, क्लोज होता है, छोटा भाई मोटा भाई, n हेक्सेन n हेप्टेन। मिथेनॉल इथेनॉल, कार्बन एक का डिफरेंस होगा जनरली, मिथेनॉल इथेनॉल, मिथेनॉल इथेनॉल। जैसे बेंजीन टोलुइन, टोलुइन जानते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है CH3, उसको टोलुइन, बेंजीन टोलुइन, स्मॉल डिफरेंस, एक कार्बन का डिफरेंस। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इसके एग्जांपल अपन याद कर लेते हैं, n-हेक्सेन, n-हेप्टेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, लगभग सेम आकर्षण रहता है, इसलिए ये सारे राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार क्वेश्चन आपके इस तरह से भी आया है, n-हेक्सेन और n-हेप्टेन का ग्राफ बनाइए। तो n-हेक्सेन n-हेप्टेन किसका है, आदर्श विलयन का ग्राफ है। आदर्श विलयन का ग्राफ कौन सा होता है, राउल्ट का ग्राफ होता है। इसमें आप छठा पॉइंट अगर चाहें तो ये राउल्ट के ग्राफ को बना सकते हैं, इसमें आप राउल्ट के ग्राफ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ पे, सही है। तो आप इसमें एक एडिशन कर सकते हैं कि इसमें राउल्ट के ग्राफ को बना लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम इसके दो पार्ट को और पढ़ लेते हैं कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या होता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जो भी होगा, या अकॉर्डिंग टू टाइम देख लेंगे। चलिए अब राउल्ट के नियम, जो अनादर्श विलयन होता है, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन अगर कहा जाए तो वो दो प्रकार से विचलन बताता है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है, इन विचलन को समझने के लिए ग्राफ बहुत अच्छा काम आता है, पर मैं अभी 2 मिनट इसकी लैंग्वेज समझा दूं। विलेय व विलायक का आकर्षण विलेय विलेय और विलायक विलायक के आकर्षण से कम होता है, इनका आकर्षण ग्रेटर साइन इस तरफ है, यानी ये कम होता है। 2 मिनट के लिए समझिए कि ये विलेय है और विलायक है, इनके बीच में आकर्षण कम है, जो पास आए तो दूर जाना चाह रहे, दूर जाना चाह रहे, दूर जाना चाह रहे, मतलब क्या हुआ, वाष्प दाब में वृद्धि होगी, वाष्प दाब में वृद्धि। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है P जो सॉल्यूशन है, P नॉट A x जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर इतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे तो वाष्प दाब में वृद्धि होगी। दो बंदे हैं x और y, दोनों भाई हैं, दोनों में नहीं पट रही है तो क्या होंगे, दूर रहेंगे तो वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी तो दाब। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। तो विलेय और विलायक का आकर्षण विलायक आकर्षण से कम होता है, ये क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगर ये कम है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, तो वाष्प में वृद्धि होगी तो दाब में भी क्या होगी, वृद्धि, बहुत ज्यादा झगड़े होंगे, एंथैल्पी क्या हो जाएगी, धनात्मक, 30 एंथैल्पी क्या हो जाएगी, धनात्मक, आयतन में क्या होगी, धनात्मक, आयतन में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि दूर रहना चाहेंगे। इसके एग्जांपल में 2 दे देता हूं, बाकी बुक से देख लेना। इथेनॉल में एसीटोन मिला दो तो ये एसीटोन क्या होता है, इथेनॉल के H बॉन्ड को तोड़ देता है, दुश्मनी हो जाती है, वाष्प दाब में वृद्धि हो जाती है। रीजन और समझेंगे। दूसरा, इथेनॉल में जल भी डाल सकते हो, इथेनॉल
प्लस साइक्लोहेक्सेन। तो हम इसके रीजन भी पढ़ेंगे। अभी मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि बुक से और देख लें क्योंकि मेरे को जगह कवर हो जाती है ज्यादा। तो और भी आप एग्जांपल एक बार लिख के रखिएगा, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो पॉज करके नोट्स साथ में बनाइए। विलेय और विलायक का आकर्षण, विलेय विलायक आकर्षण से कम होता है। देखो ये साइन समझ लेना, ये कम होता है। वाष्प दाब में वृद्धि होती है। एंथैल्पी धनात्मक होती है। एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा मतलब परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है। इथेनॉल, एसीटोन, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन। तो इसका रीजन भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा, जिससे बात समझ में आ जाएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। इधर विलेय और विलायक का आकर्षण विलायक आकर्षण से अधिक होता है। अब दोनों के बीच में दोस्ती है तो दोनों पास में आएंगे, तो क्या होगा, वाष्प दाब में कमी आएगी। वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो P सॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, वाष्प दाब उसका कम हो जाएगा। P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B से। ये बात आप समझ रहे होंगे। इतना एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, आप ये भी लिख देंगे वाष्प दाब में कमी होगी, फिर रिवर्स वहां हो रहा है तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चौथा, आयतन में परिवर्तन भी ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि वो अट्रैक्शन के कारण पास में आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मैं एक एग्जांपल और भी दे देता हूं। इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ऐसा क्यों हो रहा है, कई बुक्स में दे रखा है कि ये देखो एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। क्लोरोफॉर्म इस तरह से लिख सकते हो, 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन, इनके बीच में H बॉन्ड बनता है। इस H बॉन्ड से अट्रैक्शन मान लो, जब अट्रैक्शन यहाँ बढ़ रहा है, जबकि इधर क्या होता है कि इसमें H बॉन्ड होता है, एसीटोन इसके H बॉन्ड तोड़ रहा है। तो जब एसीटोन तोड़ रहा है तो इथेनॉल क्या होगा, ज्यादा वेपर फॉर्म में आएगा। साइक्लोहेक्सेन भी एथेनॉल के H बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। चलो, राउल्ट के इस नियम को, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को आप आराम से लिख लीजिए, 2 मिनट इसके नोट्स बना लीजिए। अब हम इनके क्या लेंगे, ग्राफ लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के क्या ले लेते हैं, ग्राफ ले लेते हैं। जीटा A1 तो जीटा B सर कहोगे 0, जीटा A0 तो जीटा B1, P नॉट A P नॉट B, इसको ऊपर या नीचे आपकी इच्छा है, इसको ऊपर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। U जो मेन ग्राफ है, आप इसमें ध्यान रखिएगा, जो मेन ग्राफ है उसको आप रोटेट बनाइएगा, रोटेट U, और ये राउंड का ग्राफ है। अब हम विचलन जो है वो क्या हो रहा है, आपको पता है, वृद्धि वृद्धि वृद्धि। तो उधर क्या ग्राफ बनेगा, कमी कमी वाला। जैसे एक जीटा A1 है तो जीटा B यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। जीटा A0 है तो जीटा B यहाँ क्या हो जाएगा, 1। P नॉट A P नॉट B U U और U। पर मेन ग्राफ कैसा होना चाहिए आपका, इसमें अब जो मेन ग्राफ बनेगा वो रोटेट बनेगा। ये लगभग भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ में दाब में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इस तरह से ये दाब में क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्योंकि हम राउल्ट के नियम को पढ़ रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं कि आज अपन राउल्ट का नियम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं या किस तरह से चीजें और होती हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। राउल्ट का सेकंड नियम अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए, राउल्ट का सेकंड नियम अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए।
पदार्थ के लिए हम राउल्ट का नियम देखते हैं। अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या होता है, तो आप कहोगे सर अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसकी वाष्प नहीं बने, जैसे यूरिया है NH2CONH2, शुगर है, शुगर का फॉर्मूला जानते हैं C12H22O11, ठीक है, सुक्रोज भी कहते हैं इसको। तो शक्कर है, शक्कर के अलावा अगर आपका देखा जाए और एग्जांपल तो नमक है। ये सारे कैसे होते हैं? अवाष्पशील विलेय है, पर मुझे नमक का डिस्कशन नहीं करना चाहिए क्योंकि आयन फॉर्म में आ सकता है। तो ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ हैं और जिनकी वाष्प नहीं बनेगी। मैंने डिस्कशन किया था कि भैया इसको मैंने यूरिया को अंदर रख दिया, ये यूरिया पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं, यूरिया ठोस है। क्या है? यूरिया ठोस है। तो इसका P नॉट कितना होगा? 0। तो आपको पता है सर ये B है, विलायक है, तो विलायक का P नॉट 0 होगा जब वह अवाष्पशील होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं वापस से पूछता हूं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए वाष्प दाब कितना होगा? उसका वाष्प दाब क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उसकी वाष्प बनेगी नहीं तो दाब भी नहीं होगा। तो अगर राउल्ट के पहले नियम से अगर बात करें तो P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B कहोगे तो अब तुम्हें पता है P नॉट B तो 0 है। क्या P नॉट A 0 है? नहीं, क्योंकि अगर हमें विलयन बनाना है तो इसमें जल भी मिलाया, मान लिया कि जल मिलाया विलायक के रूप में, तो इसका P नॉट A 0 नेवर बी 0 थोड़ी नहीं होगा, विलायक तो लिक्विड है। समझ में आई बात? तो ये 0 है, ये 0 नहीं है। मैं कह रहा हूं अवाष्पशील विलेय पदार्थ का P नॉट क्या होगा? 0। अगर ये P नॉट 0 है तो ये फैक्टर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनटू करोगे तो मेरे पास आ जाएगा PS = P नॉट A XA। इससे भी आप राउल्ट के नियम अवाष्पशील के लिए परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं XA प्लस XB = यहाँ जीटा A प्लस जीटा B = कितना होता है? 1। तो जीटा B क्या होगा? सॉरी, जीटा A क्या होगा? 1 माइनस जीटा B। ठीक है, तो ये मान मैं यहां रख देता हूं। ये मान यहां रखने के बाद तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? PS = PA 1 माइनस जीटा B। समझ में आ रही होगी बात? अब इसको अंदर इंटू कर ले, A माइनस P नॉट A जीटा B। ठीक है, तो ये बात तो आ गई हमें समझ में। और मेरे को इसको फैक्टर को प्लस में लेना है। अगर मुझे इसको प्लस में लेना है तो मुझे इसको कहां लेना पड़ेगा? उधर ले जाना पड़ेगा। PS माइनस P नॉट A XB = P नॉट A। ठीक है, तो अगर आपके पास इसको निकालना है तो क्या करेंगे? इसको इधर ले आइए, XB = PS हो जाएगा, XB क्या हो जाएगा? ये नीचे आ सकता है, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। इसको आप देखिए इस तरह से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? P नॉट के लिए P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल। तो मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूं PB = P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है, एक बार वापस देख लीजिए। ठीक है, और इसको लिख लीजिए। इसके बाद मैं इससे लैंग्वेज बनाऊंगा राउल्ट के अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। तो पहले आप
आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन इसकी क्या बना लेते हैं, डेफिनेशन बना लेते हैं। आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट के नियम के लिए गणितीय रूप देख लिया था, इसका हमें डेफिनेशन पार्ट लेना है। मुझे बताइए वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर P ओरिजिनल में से P नॉट में से PS माइनस कर लो। और एक चीज आपको याद कराई थी, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ये होता है P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल, P नॉट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल। ये आप क्या याद रखेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो आपके पास ये आया था P ओरिजिनल माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P ओरिजिनल इज इक्वल टू XB। कहने का मतलब क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ये एक अणुसंख्यक गुण है, ये हम आगे स्टडी करेंगे कि क्यों है अणुसंख्यक गुण, पर ये आप ध्यान रखिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। तो हम राउल्ट के अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए नियम को डिफाइन कर चुके हैं। तो बच्चों मैं आज यहीं तक रख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंटेंट ज्यादा हो गया है और हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, पर आज मैंने केवल थ्योरी पार्ट का डिस्कशन किया है, आज मैंने न्यूमेरिकल नहीं डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं दोनों ही नियम पर आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर हम इसके अणुसंख्यक गुण किसे कहते हैं उसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं कुछ दिन में आपको मेरे 90-95% वाले स्टूडेंट के फोटो शेयर करूंगा, उससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार सर हम कुछ कर सकते हैं, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ करें। और दूसरी बात है कि दूसरा शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि हम उस कंडीशन में हैं कि हमें पढ़ना भी जरूरी है। तो शेयर कीजिए और दूसरे दोस्तों को हेल्प कीजिए कि देखिए हम इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आप भी दूसरे भी पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।